अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं मनी एंड बैंकिंग MGT 411 के लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 का मेन टाइटल है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यूजेस, करेक्टरिस्टिक एंड वैल्यूज़। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं स्लाइड्स के अंदर कि हमारे लेक्चर का मेन टाइटल है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इनको भी हम देख चुके हैं। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। टुडे द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट द डिज़ाइन, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ ब्रॉड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। आज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है ये फैसिलिटेट करता है हमें बहुत ज़्यादा। इसका जो डिज़ाइन है, जो सेल इसमें हो रही होती है और जो एक्सचेंजेस हो रही होती हैं उसके अंदर ब्रॉड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको ये सिस्टम बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। वी ऑब्टेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वी नीड फ्रॉम दिस सिस्टम इन 2 वेज। हम जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हासिल करते हैं हम इनको 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या जिन 2 सिस्टम्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम 2 तरीके से एक्सेस करते हैं। पहला क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम लेंडर्स। लेंडर्स वो होते हैं कि हम डायरेक्टली किसी से लोन ले लेते हैं, मतलब हम ना किसी बैंक के पास जाते हैं, किसी बैंक के पास नहीं जाते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सहारा नहीं लेते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली लेंडर से लोन वगैरह ले लेते हैं। पहला सिस्टम तो ये हो गया। दूसरा सिस्टम ये होता है इनडायरेक्टली फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कलेक्टिवली हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कह रहे होते हैं। तो इसमें 2 किस्म के फाइनेंस आ जाते हैं, एक तो इनडायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस। आइए पहले इनडायरेक्ट फाइनेंस को देखते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अ बैंक, जैसे कि हमने बात की कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो बैंक होता है, वो क्या करता है कि वो लोन लेता है फ्रॉम द लेंडर, यानी कि वो किसी से बोरो करता है लोन। तो जिससे हम लोन ले रहे होते हैं उसको हम लेंडर कहते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो प्रोवाइड कर देता है फंड टू द बोरोवर। जैसे कि मैं अगर बैंक के पास लोन लेने गया हूँ तो बैंक के पास जो पैसा आया है वो भी किसी पर्सन से आया है, तो वो जिस पर्सन से आया है उसको हम लेंडर कहते हैं। तो इस टाइप पे क्या हो गया, बैंक बोरोवर हो गया। अब बैंक ने इनसे पैसे ले लिए और मैं जब बैंक के पास लेने के लिए गया तो मैं बोरोवर हो गया। ठीक है, तो ये लेंडर और बोरोवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। If someone borrow money to buy a car, the car become his or her asset and then loan become a liability। सिंपल सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बंदे ने लोन लिया और एक कार ख़रीदने के लिए, तो जो कार उसके पास आ गई वो उसका एसेट बन गया, और जो लोन था, जो लोन उसने लिया हुआ है, उसको वो लाइबिलिटी बन गया। डायरेक्ट फाइनेंस ये हो गया इनडायरेक्ट फाइनेंस। अब डायरेक्ट फाइनेंस की हम बात करते हैं। बोरोवर सेल सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली टू लेंडर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस जो होती हैं वो डायरेक्टली सेल करती हैं सिक्योरिटीज़ लेंडर्स को। ठीक है, और लेंडर्स क्या करते हैं, फिर उनको आगे सेकेंडरी मार्केट में सेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि बोरोवर जो हैं वो डायरेक्ट सिक्योरिटी सेल कर देते हैं लेंडर्स को, और उनके पास जो पैसा आता है उसको जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस के अंदर। द सिक्योरिटीज़ बिकम एसेट टू द लेंडर। तो वो जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने ख़रीदी हैं, जिनको स्टॉक्स कहते हैं, उन्हीं को हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने ख़रीदी हैं लेंडर्स ने, वो उनके एसेट्स बन जाते हैं। और जैसे कि किसी कॉरपोरेशन ने, जो बोरोवर हैं उस केस के अंदर, उनके लिए जो पैसा उनसे लिया है वो लाइबिलिटी बन जाता है टू द बोरोवर हु सेल देम। बोरोवर के लिए जिन्होंने सिक्योरिटीज़ उनको बेची हैं। तो ये इनडायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज़ इंटरसेक्शनली लिंक टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है, किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल डेवलपमेंट वो लिंक करती है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट अच्छी नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। दोनों जो है यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है इनएक्सट्रिकेबली, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। देयर आरंट एनी रिच कंट्रीज़ दैट हैव वेरी लो लेवल ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट। अगर आप अपनी नज़र घुमाएं इन कंट्रीज़ को देखें जो कि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट बिल्कुल लो हो और कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर हो। वही कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर होगी जहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी।
अब यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, फिगर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पर हमें वाई एक्सिस पर कैपिटा रियल जीडीपी दिया हुआ है और फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट दिया हुआ है। अब ये पॉइंट अलॉट हुए हैं। अब ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, समवेयर ये वाला पॉइंट मलेशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पॉइंट चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज मेजर बाय द कॉमनली यूज रेशियो ऑफ ब्रॉडली डिफाइंड मनी टू जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर आप पैसे की बेस पे अगर आप इसकी रेशो निकालेंगे तो वो डिफाइन कर देगा कि कौन सी कंट्री जो है वो कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर बाय द रियल जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब रियल जीडीपी आप निकालते हैं पर कैपिटा इनकम के ऊपर, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए टूल यूज़ होता है। यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बाकी आप इसको, इस इंडिविजुअल टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है इसका, तो आगे ये चीज़ें आएंगी भी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू ट्रांसफर समथिंग ऑफ वैल्यू यूजुअली मनी टू अनदर पार्टी एट सम फ्यूचर डेट अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज स्टॉक, लोन और इंश्योरेंस। अब हम इंश्योरेंस की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है हम अपनी आम रूटीन में सुनते रहते हैं। इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो अपनी बाइक की इंश्योरेंस करवाते हैं, कार की इंश्योरेंस करवाते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि इतना प्रीमियम आप हर साल भरेंगे, तो खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मसला होगा तो आपको जो है, जो जिस क्लाइंट की है, जिस सर्विस की आपने इंश्योरेंस ली है, वो आपको कितने पैसे पे करेगा या किस तरीके से आपको फैसिलिटेट करेगा, कितने साल की पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें तय हो जाती हैं। और ये सब एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर आप साइन करते हैं। रिटर्न लीगल ऑब्लिगेशन मीन दैट इज सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट। जब भी कोई आप रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ उसको इन्फोर्स करेगी, उसको एप्लीकेबल करवाने में। द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्लिगेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन्फोर्सिबिलिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सबसे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे कि आप चेक की बात कर लें या इंश्योरेंस पेपर की बात कर लें, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, तो उसकी सबसे अहम खासियत जो होती है कि वो इन्फोर्स किया जा सकता है, वो कानूनी हैसियत रख जाता है जब आप उसको रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। द पार्टी रिफर्ड टू कैन बी अ पर्सन, कंपनी और गवर्नमेंट। जो पार्टी की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो पार्टी से मुराद एक शख्स भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है और पूरी इंटायर गवर्नमेंट भी हो सकती है। द फ्यूचर डेट कैन बी स्पेसिफाइड और कैन बी व्हेन सम इवेंट अकर। फ्यूचर डेट से मुराद ये है कि जब खुदा ना, जब कोई इवेंट होगा या कोई मसला होगा तो उसकी हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरली स्पेसिफाई a number of possible contingencies under which one party is required to make payment to other। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरली एक नंबर देता है जो पॉसिबल कंटिजेंसीज बताता है कि जिसके जरिए एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टॉक, लोन्स एंड इंश्योरेंस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप स्टॉक्स की ले लें, लोन्स ले लें और इंश्योरेंस ले लें, तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांसफ़र रिस्क से मुराद क्या होता है कि अगर आपने एक बाइक ले ली और अल्लाह ना करे वो बाइक आपकी छिन जाती है, चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस की सूरत में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है एंड देन उन पैसों से आप एक बाइक ले लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खसूसियात क्या होती हैं? स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर बनता है। स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट आर यूज इन ऑर्डर टू ओवरकम द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ कम्प्लेक्सिटी। आपने सुना होगा कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर चीज़ को बनाने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट होते हैं। अगर आप सेल रिसिप्ट की बात करें तो सेल रिसिप्ट जो है वो सारी एक जैसी होती हैं, कॉमन। जैसे कि आप बात करें प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो स्टाम्प पेपर बनेगा, उस पर जो मटेरियल लिखा होगा, जो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो तकरीबन मिलती जुलती ही होती हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी एक कानूनी हैसियत होती है, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इजी टू अंडरस्टैंड लिखे हुए होते हैं और दोनों पार्टी जो हैं वो उस पर एग्री कर रही होती हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट करवाते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ये खसूसियत होती है कि ये स्टैंडर्ड होते हैं। Because of standardization, most of the financial instruments that we encounter on a day-to-day basis are very homogeneous। homogeneous से मुराद क्या होते हैं कि सब एक जैसे होते हैं, उनको जो सिस्टम होता है वो यूनिफॉर्म्ड होता है। अब आप एक मिसाल ले लें कि आप अगर बैंक में चेक सबमिट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप ABC बैंक में जमा करवाते हैं चेक तो वो एक दिन में मिलेगा और उसका प्रोसेस कुछ और अलग होगा, और वही चेक आप अगर XYZ का बैंक में जमा करवाते हैं तो उसका प्रोसेस वो कोई बिल्कुल अलग प्रोसेस बताएंगे। तो चेक जो होते हैं उनके प्रोसेस सेम होते हैं, क्यों? स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। और होमोजेनस का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म एक्टिविटी होती है, हर जगह तकरीबन एक जैसी ही एक्टिविटी होती है।
कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। समराइज सर्टेन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इशूअर, यानी कि आपको एक वो समराइज फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। डिजाइन टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है कि वो बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होती, सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होती, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बोरोवर हैव सम इन्फॉर्मेशन दैट दो डोंट डिस्क्लोज टू लेंडर, यानी कि जो बोरोवर होते हैं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते लेंडर को। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बोरोवर्स को कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेंडर्स को जिन्होंने उन्होंने लोन लिया हुआ उन पर डिस्क्लोज ना हो। क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी और प्राइमेटिव सिक्योरिटीज़ जो है इनको अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैल्यू एंड पे ऑफ आर ड्राइव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि फ्यूचर में जो पेमेंट करेंगे और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, साइज ऑफ द प्रॉमिस पेमेंट, यानी कि आप जो है वो प्रॉमिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या होती है कि आपने एक चेक साइन करके दे दिया आपने किसी को कि भाई आपने जैसे एक घर इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो उन्होंने से आपसे ये शर्त रखी कि इंस्टॉलमेंट में आपको घर मिल जाएगा कि 1 साल की जो पेमेंट है वो आप मुझे दे दें। तो आप क्या करते हैं कि आप क्रॉस चेक दे देते हैं उनको पूरे साल के भर के कि जब वो बैंक में जाके सबमिट करवाएंगे तो उनको अमाउंट मिल जाएगा। अब ये एक प्रॉमिस्ड पेमेंट हो गई। अब इसमें आप क्या करें कि आपने उनको चेक दे दिया साइन करके और सारी चीज़ें दे दी और जब वो जमा करवाने के लिए गए 2 महीने तक उनको पैसे मिले, तीसरे महीने में उनको पैसे ही नहीं मिले, उनका चेक जो है वो बैक हो गया। तो चेक जो है उनका बाउंस हो गया और पता चला कि इस अमाउंट में, इस चेक में जो चेक जिस बैंक अकाउंट का है उसमें तो बैलेंस ही नहीं है। तो एक प्रॉमिस होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, प्रॉमिस पेमेंट जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है ये। द बिगर द साइज ऑफ द प्रॉमिस पेमेंट द मोर वैल्यूएबल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जितनी बड़ी साइज़ पे प्रॉमिस, जैसे एक चेक है वो 1 लाख रुपए का है और एक चेक जो है वो 20 लाख रुपए का है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। व्हेन द पेमेंट विल बी रिसीव्ड, पेमेंट कब मिलेगी, द सूनर द पेमेंट इज मेड द मोर वैल्यूएबल इज द प्रॉमिस टू मेक इट, यानी कि जितनी जल्दी पेमेंट मिल जाए उतना वैल्यूएबल हो जाएगा। द लाइकलीहुड द पेमेंट विल बी मेड इज द मोर लाइकली दैट इज द पेमेंट विल बी मेड द मोर वैल्यूएबल टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बात ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं। द कंडीशन अंडर विच द पेमेंट विल बी मेड, यानी कि उस पर होता है एक कंडीशंस तय होती हैं कि किन कंडीशंस के ऊपर आपको जो है पैसे मिल रहा है। जैसे आप करते हैं कि पे ऑर्डर होता है, जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शुरू में कहती हैं कि आप जो है वो पे ऑर्डर जमा करवाएं फलानी यूनिवर्सिटी के नाम पे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि एडमिशन फ़ीस फॉर दिस, कि आप एडमिशन फ़ीस जमा करवा रहे हैं। अब अगर आप मेरी मिसाल ले लें, अगर रमज़ान ने एडमिशन लिया है तो वो जाके रमज़ान करेंगे कि रमज़ान एडमिशन टेक इन फलाना कोर्स, और ये सारी चीज़ें कि BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में रमज़ान ने एडमिशन लिया है और ये कंडीशन है, और उसमें फ़ीस जमा हो जाती है। उसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड बन जाता है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन और यूनिवर्सिटी के सारे प्रोसेस जो है उनको मैं फॉलो करता हूँ और सारी चीज़ें करता हूँ। एक पेमेंट प्रूफ आ जाता है जो कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस वो मेरी फाइल में लगा देते हैं कि आगे जाके मैं मुकर ना पाऊँ कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, इस कोर्स में एडमिशन लिया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पेमेंट दैट आर मेड व्हेन वी नीड देम मोस्ट और मोर वैल्यूएबल देन द अदर पेमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट वो होती हैं जो कि टाइमली हो जाएं जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने इंस्टॉलमेंट के चेक उनको दिए हैं और वो 1 तारीख को जाके जमा करवाते हैं और 1 तारीख को ही उनकी पेमेंट हो गई, तो ये बेस्ट है। यानी कि जिस टाइम पे जमा कराया उस टाइम उनको पेमेंट मिली, ऐसा ना हो चेक बाउंस हो गया फिर वो आपसे बात कर रहे हैं और फिर सारी चीज़ें एक हसल क्रिएट हो रहा है, ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, साइज़ की डिटेल दी हुई है, जितना लार्ज होगा उतना वैल्यूएबल होगा। टाइमिंग है कि जितनी जल्दी पेमेंट मिल जाए। लाइकलीहुड है कि पेमेंट जो है वो मोर लाइकलीहुड में आर वोल, यानी कि जितनी जल्दी पेमेंट हो जाए उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, पेमेंट डेट आर मेड व्हेन वी नीड देम आर द मोस्ट आर मोर वैल्यूएबल, यानी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है, जब आपको पैसा मिल जाए तो ये बहुत मोर वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई इंप्रूवमेंट का पॉइंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे हमसे कांटेक्ट करें और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।